ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पीएम मोदी ने बीकानेर में करणी माता के मंदिर में हाजिरी लगाई। करणी माता की पूजा से पीएम मोदी ने सिंदूर और शक्ति वाला कौन सा संदेश दिया है, इसका विश्लेषण आपके लिए होगा। प्रधानमंत्री बीकानेर में बोल रहे थे और 40 मिनट तक पाकिस्तान में डर का प्रसारण हो रहा था। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर छिपकर पीएम मोदी का रौद्र रूप क्यों देख रहे थे, आज हम आपको बताएंगे। बात जासूसी के आरोप झेल रही ज्योति मल्होत्रा की भी होगी। ज्योति मल्होत्रा का मिडिल ईस्ट कनेक्शन सामने आया है। इसके अलावा ज्योति की चैट मिस्ट्री क्या है और गजाला ने आज कौन से राज खोले हैं, यह खबर भी आपके लिए होगी। पीएम मोदी ने आज कैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के खात्मे की स्क्रिप्ट लिख दी है, इसी पर रात 8:30 बजे देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हाफिज अभी बाकी है। लेकिन शुरुआत बीकानेर में पीएम मोदी की बारूदी ध्वनि के साथ करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। तो सुना आपने, ये आतंकवाद और आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ नए भारत की नई नीति है और नई रीति है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के ठीक 30 दिन बाद आज पीएम मोदी पाकिस्तान बॉर्डर के पास थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनकी पहली जनसभा थी। बीकानेर की जिस धरती पर खड़े होकर पीएम मोदी पूरे जोश के साथ आक्रामक अंदाज में बोल रहे थे, वहां से पाकिस्तान के बहावलपुर की दूरी महज 40 किलोमीटर है। बहावलपुर वही जगह है जहां भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और उनके आतंकी पिट्ठू भी छिपकर पीएम मोदी के इस उद्घोष का सीधा प्रसारण सुन रहे थे और थर थर कांपते हुए अपने बिलों में छिप गए थे। बीकानेर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही। इसमें सबसे अहम बात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को दिखाई गई भारतीय सेना की शक्ति से जुड़ी हुई है। आज पीएम मोदी ने रैली से पहले करणी माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और दैवीय शक्ति की आराधना की। करणी माता मां जगदम्बा का ही स्वरूप है और मां जगदम्बा राक्षसों का संहार करती हैं। सिंदूर मां जगदम्बा के श्रृंगार का प्रतीक है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने अपनी शक्ति दिखाते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई है। 22 मई को पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से एक संयोग भी जुड़ा हुआ है। 2019 में पुलवामा टेरर अटैक के बाद भारतीय सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी राजस्थान की धरती पर चुरू में थे। आज 22 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां फिर पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर में वीरों की भूमि पर खड़े हुए थे। 2019 में पीएम मोदी ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज एक बार फिर बीकानेर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि ये शोध और प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश
झुकने नहीं दूंगा। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। राजस्थान की धरती से देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा लगती है। राजस्थान की धरती वीरों के शौर्य के लिए जानी जाती है। बीकानेर की भूमि पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने शक्ति का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने करणी माता मंदिर में पूजा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद करणी माता मंदिर में शक्ति पूजा कर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देने की कोशिश की। पीएम मोदी ने सिंदूर की शक्ति से दुश्मनों का परिचय कराया। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था और सिंदूर किसी भी शादीशुदा महिला के सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है। सिंदूर करणी माता मंदिर में विराजमान मां जगदंबा के श्रृंगार से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर मां जगदंबा की शक्ति का परिचायक भी है। सिंदूर करणी माता या मां जगदंबा के सम्मान का प्रतीक है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर देश की बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने वाले दुश्मनों से बदले का प्रतीक है। पीएम मोदी ने करणी माता को नमन कर नारी शक्ति के सम्मान का भी संदेश दिया। मां जगदंबा ने मानव जाति की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार किया था। उधर मां जगदंबा के प्रतीक से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर के नाम वाले मिशन में भारतीय सेना ने आतंक के राक्षसों का काम तमाम किया है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा दुश्मनों का सर्वनाश होता है। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम मोदी के 40 मिनट के संबोधन से हमने बड़ी बातों के कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं। इन कीवर्ड्स के साथ ही पीएम मोदी ने राजस्थान से अपना रौद्र रूप दिखाते हुए पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। ये कीवर्ड्स हैं सिंदूर, बारूद, सीना, चक्रव्यूह, 22 मिनट, 9 ठिकाने, बालाकोट, वीरभूमि, तप, लहू, कतरे कतरे, शोध प्रतिशोध, आक्रोश, रौद्र रूप, आतंक का फन, रीति नीति, एटम बम, गीदड़ भभकी, मोदी का दिमाग ठंडा, मोदी का लहू गर्म, मोदी की नसों में गर्म सिंदूर, नो ट्रेड नो टॉक, पीओके पाई पाई को मोहताज। अब इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं, जल्दी से वो भी आपको बताते हैं। देखिए, 22 मिनट में आतंकियों के 9 बड़े ठिकाने तबाह किए। दुश्मनों ने देखा सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाया। हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों से कतरे कतरे का हिसाब चुकाया। शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का स्वरूप है। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब बात सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके की होगी। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। देखिए, पीएम मोदी के 40 मिनट के भाषण से हमने बड़ी बातों के कुछ हाइलाइट्स भी आपके लिए निकाले हैं।
आप ये सुनिए और पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी की गर्जना देखिए। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। तो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। इधर पीएम मोदी के बीकानेर दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर अपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। साफ है कि राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों का तापमान बढ़ना तय है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और ऑपरेशन की बात करते हैं। यह ऑपरेशन पाकिस्तान के उस जासूसी कांड से जुड़ा हुआ है जिसके कई किरदार हैं। इस जासूसी कांड की सबसे बड़ी किरदार होने का आरोप यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर है। ज्योति मल्होत्रा को आज हिसार पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 4 दिन और रिमांड पर भेज दिया है। आज यूपी के वाराणसी से एटीएस ने तुफैल को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दिल्ली के सीलमपुर इलाके से हारून नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। दोनों को जासूसी के आरोप में धरा गया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई गजाला भी आज कैमरे पर बोलेगी। गजाला खुद बताएगी कि कैसे वो आईएसआई के चंगुल में फंसी, कैसे वो पाकिस्तान के इशारों पर काम करने लगी। लेकिन सबसे पहले बात ज्योति के उस फोन और लैपटॉप की करते हैं जिससे जांच एजेंसियों को बड़े सबूत मिलने की उम्मीद है और इसीलिए डिलीट हो चुकी चैट को रिट्रीव किया जा रहा है। वेलकम टू पाकिस्तान। 5 दिन की रिमांड के बाद आज हिसार पुलिस ने ज्योति को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने ज्योति की रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी। दरअसल हिसार पुलिस को अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। पुलिस ने ज्योति की रिमांड मांगते हुए आज कोर्ट में कहा, ज्योति के फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। पहलगाम अटैक के बाद ज्योति ने चैट डिलीट किए थे। ज्योति के फोन में मौजूद चैट रिट्रीव होना बाकी है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा को 4 दिन और रिमांड पर भेजा जा सकता है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति के सीने में अभी भी ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें वो बताने से बच रही है। इस मामले में सबसे अहम कड़ी ज्योति के फोन और लैपटॉप है, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है। दरअसल पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार वो कौन सी चैट थी जो ज्योति ने डिलीट कर दी। है पाकिस्तान का गेट। सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। ये खुलासा ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से भी हुआ। जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति मल्होत्रा 4 बार मुंबई गई थी। जांच एजेंसीज को पता चला है कि ज्योति 2024 में 3 बार और 2023 में 1 बार मुंबई गई थी। हर बार उसने मुंबई के कई इलाकों के फोटो और वीडियो बनाए थे।
आ चुका है अपना फाइनल डेस्टिनेशन दादर। मुंबई लोकल लेके जाएंगे यहाँ से। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो जो व्यक्ति है जहाँ पे गई थी वो अभी उनको अरेस्ट किया गया है। एक बार इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाएगा, ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। सेंट्रल एजेंसीज के संपर्क में हमारी महाराष्ट्र सरकार है। इन्वेस्टिगेशन का ही मामला है, तो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा या फिर उस पर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आज कोर्ट में पेशी के बाद एबीपी न्यूज ने ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। 5 दिन की पहले ले ली थी जमानत, तो फिर ये 4 दिन की और जरूरत क्या थी? 5 दिन में कुछ नहीं निकला तो ये 4 दिन में क्या निकलेगा? तो सरकारी वकील चाहिए जी। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है पैसों की, मेरे पास खर्चे की। मेरे को सरकारी वकील चाहिए, तो सरकारी वकील दो आप। ज्योति के 4 दिन की रिमांड पुलिस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं 4 दिनों में पुलिस को ज्योति के सीने में दबे हर राज से पर्दा उठाना है। ज्योति के साथ जासूसी के आरोप में पकड़ी गई दूसरी महिला गजाला है। गजाला को पुलिस ने पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तार किया है। गजाला से जुड़ी जानकारी ये है कि वो दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले अधिकारी दानिश के हनी ट्रैप का शिकार हुई है। आज गजाला और यामीन मोहम्मद ने खुद इस पूरे जासूसी के जाल के बारे में कैमरे पर गवाही दी है। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ वो गवाही जिससे पाकिस्तान बेपर्दा हो जाएगा। जासूसी कांड की सबसे बड़ी गवाही, जिसमें गजाला ने खोले हैं पाकिस्तान की साजिश के सारे राज। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी गजाला ने एबीपी न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। गजाला ने ऑन कैमरा बताया है कि दानिश किस तरह से जाल फैलाकर शिकार फंसाता है। मैं गजाला 27 फरवरी को दिल्ली गई हाई कमीशन वैसे में पाकिस्तान का वीज़ा लेने के लिए। वहाँ मुझे दानिश मिला जिसका नाम एहसान उर रहीम है। उसने मेरे से नंबर एक्सचेंज किया और मेरे से दोस्ती की और मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। यानी दानिश ने गजाला को जासूस बनाने के लिए पहले दोस्ती की और फिर प्यार का पांसा फेंका था। दानिश ने ये षड्यंत्र इस तरह रचा था कि गजाला इसमें फंसती गई। गजाला का ये कबूलनामा पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। फिर उसने मुझे 10,000 रुपये डाला कपड़ों के लिए। फिर उसने मुझे यामीन के नाम पैसे भेजा। फिर दूसरा मुझे 20,000 की वार्ड कोड मांगा। वो सलीम खान के नंबर से मुझे भेजा। ये 10,000 तुम रख लेना, ये 10,000 रुपया मुझे मैं जब जब कहूँ मुझे सेंड कर देना। और मैंने वो सब सेंड किए। कुछ QR कोड मेरे पास आए, मैं 700, 800, 1800 और एक जो दिल्ली का डॉक्टर मल्होत्रा उसे 3,000 रुपये सेंड किए। जासूसी कांड की ये गवाही है जो पाकिस्तान की साजिश को बेपर्दा कर रही है। गजाला को दानिश ने प्यार के जाल में फंसाया तो यामीन को पैसे के जाल में। यामीन मोहम्मद वही आरोपी है जिसकी जासूसी के आरोप में मलेरकोटला से गिरफ्तारी हुई थी। मेरा नाम यामीन मोहम्मद है। मैं पहली बार पाकिस्तान वीज़ा ਲੈਣ ਲਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ दानिश नाम का बंदा मिलिया, रहमान ਉਹਦਾ नाम पूरा है। उन्हें मैनू वीज़ा दे दिता। मेरा उन्हें नंबर ले लिया। नंबर लेके साडी गलबात होंदी रही। मैं पाकिस्तान चलिया गया। पाकिस्तान 14 दिन ला के मैं वापस आ गया। मोहम्मद यामीन भी दानिश के जाल में फंस चुका था। कैसे? यामीन के मुंह से ही सुनिए। फिर यानी कि दिसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਦੇ। ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 24 ਆ ਗਈ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 24 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਮਾਊਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। 4 ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇਗੇ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 करके 2 QR कोडां ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਨੇਗੇ। जासूसी कांड की ये 2 लाइव गवाही इस बात का पुख्ता सबूत है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन से जासूसी का नेटवर्क चलता है, जिसमें कभी पैसे तो कभी हसीन सपने दिखाकर लोगों को जासूस बनाया जाता है।
गजाला और यामीन के कबूलनामे के बाद एक बार फिर ज्योति पर लौटते हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई ज्योति के यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। अब सवाल है कि एक साधारण परिवार से होने के बावजूद ज्योति विदेशों में जाकर वीडियो बनाने का खर्च कैसे उठा लेती थी। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर को स्पॉन्सरशिप मिलती है, यानी यूट्यूबर कंपनी के बारे में बताता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, इसके बदले में कंपनी उसे स्पॉन्सर करती है। ज्योति की विदेश यात्रा का सारा खर्च भी स्पॉन्सर उठाते थे। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनका ज्योति प्रचार करती थी। मिडिल ईस्ट की जिस कंपनी का ज्योति प्रचार करती थी वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती है। इसीलिए अब जांच एजेंसियां इस कंपनी के ऐप की फंडिंग के सोर्स ढूंढ रही है। आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें ज्योति 2 अलग अलग ऐप का प्रचार कर रही है। दोस्तों, मैं अपने जितने भी ट्रैवल प्लान करती हूँ वो करती हूँ वीगो ऐप के थ्रू। वीगो इज अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड और इसकी सर्विसेज वेरियस लैंग्वेजेस और करेंसीज में अवेलेबल है। दिस इज स्पेशली हैंडी व्हेन यू आर बुकिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग। हमने टैक्सी बुक की है। वी आर गोइंग टू पे 92,000 फ्रॉम ग्रैब ऐप। ग्रैब ऐप से हमने बुक कर ली थी 92,000 की टैक्सी फॉर एयरपोर्ट ब्रो। चलो खैर ठीक है, अभी चलते हैं हम एयरपोर्ट फटाफट से। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, उनको भी पेट में गोली मारी। अभी भी कटीले तारों से बरसरन जाने वाली पूरी सड़क जो है बंद कर दी गई है। इसी तरीके से बरसरन को जोड़ने वाले अन्य जो ट्रैक्स हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और अभी भी सेना की प्रेजेंस इस पूरे जंगल में है। जितने भी पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में रह रहे आतंकियों को मारा जा रहा है, ये हमारी आर्म फोर्सेस की बदला था। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आतंकी हाफिज सईद बाकी है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत की सेना ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 9 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। सीमा पार जाकर आतंकियों के बहावलपुर में बने मरकज सुभान कैंप, मुरिदके में मरकज तैयबा कैंप, सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप और सैयदना बिलाल कैंप को टारगेट कर एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। ये आतंक के वो ठिकाने हैं जो बार बार भारत के सीने को लहूलुहान करते रहे हैं। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी भी लश्कर तैयबा के आतंकी कैंप से आए थे। भारत के हमले में 100 आतंकी मारे गए, लेकिन मसूद अजहर और हाफिज सईद बच गए। हालांकि दोनों के राइट और लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले 5 आतंकी मार दिए गए। उनमें लश्कर के हेडक्वार्टर का इंचार्ज मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल, मसूद अजहर का बड़ा बहनोई हाफिज मोहम्मद जमील, मसूद अजहर का बहनोई और IC 814 हाईजैकिंग में वांटेड मोहम्मद यूसुफ अजहर, कई आतंकी हमलों में शामिल खालिद उर्फ अबू आकाशा और जैश कमांडर असगर का बेटा मोहम्मद हसन खान शामिल है। लेकिन असली गुनहगार बच गया, वो है हाफिज सईद। अब उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस दिन वो बाहर आएगा, मारा जाएगा। आतंक का प्रोफेसर, नाम हाफिज सईद, उम्र 75 साल, सिर पर इनाम 64 करोड़, आतंक की कुंडली लश्कर तैयबा का मुखिया, पहचान मुंबई हमले का गुनहगार और भारत का मोस्ट वांटेड। ये जंग जारी है,
मोदी इंशाल्लाह हम ये जंग लड़ेंगे। आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। वीडियो क्या होगी? भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। तो ड्रोन पाकिस्तान में दाखिल हो, उसको आप गिराए, आपका फर्ज़े मनसबी है। पाकिस्तान के तमाम अवाम आपके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत के बारूद पर जिसका वजूद टिका है वो नाम है हाफिज मोहम्मद सईद। लेकिन सुन लो हाफिज, खून की होली तो तुमने बहुत खेल ली, अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। हाफिज सईद की सबसे बड़ी पहचान 2008 के मुंबई हमले हैं। देश को दहलाने वाले इस आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद। ये आखिरी चांस है और इसके बाद फिर अल्लाह के फजल से फैसले मैदानों में होंगे। 17 साल पहले नवंबर 2008 में हुआ मुंबई हमला, जिसमें 166 नागरिकों की मौत हुई थी। और जब जब हाफिज सईद का नाम आता है, मुंबई हमलों का जख्म आंखों के सामने हरा हो जाता है। तरह से साफ होता जा रहा है कि मुंबई शहर के ऊपर ये आतंकवादी हमला है। ये आग आतंकियों की ओर से लगाई गई है। 3 से 4 आतंकियों के घुसे होने की आशंका जताई जा रही। कम उम्र के 10 आतंकवादी जो समंदर के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुए थे, अपने भड़काऊ भाषणों से हाफिज सईद ने ही उनका ब्रेन वॉश किया था। मेरे अजीज दोस्तों, जिहाद की राह पर चलते हुए अगर आपको मौत नसीब होती है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के चेहरे पर खुदाई नूर होगा। हाफिज सईद साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हिंदुस्तान की मालियत, उसकी फाइनेंशियल ताकत का सेंटर मुंबई है और हमें समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसकर तबाही मचा देनी है। वक्त आ गया है जिहाद का। वक्त आ गया है जब तुम्हें हिंदुस्तान में घुसकर उसके दिल पर हमला करना है। मुंबई हमले में जो इकलौता जिंदा आतंकी कसाब पकड़ा गया था, उसने पूछताछ में हाफिज की भूमिका की पुष्टि की थी। 75 साल का हाफिज सईद, जो खुद को आतंकवादी नहीं प्रोफेसर कहलाना पसंद करता है, लेकिन उसे सिर्फ आतंक की पाठशाला चलाना आता है। सब एक बात पर इकट्ठे हो जाए कि इन साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि हाफिज सईद का सबसे बड़ा धर्म है आतंक और उसका सबसे बड़ा धंधा है टेरर फंडिंग, यानी आतंकी साजिशों के लिए पैसे जुटाना। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। मुंबई हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी आतंकवादी
घोषित कर चुका है। पाकिस्तान ने दिखावा करते हुए हाफिज को 31 साल की सजा तो सुनाई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंक का ये आका अभी भी पाकिस्तान सरकार की सुरक्षा में है। हाल ही में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हाफिज की रिहाई की मांग उठी, लेकिन भारत की स्ट्राइक के डर से उसे बाहर नहीं आने दिया जा रहा। सवाल है, देश का दुश्मन कब तक खैर मनाएगा, पाकिस्तान कब तक बचाएगा? हिंदुस्तान को पहलगाम का घाव देने के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद था। ये आतंकवादी का हमला हुआ, हम छुपे, आतंकवादी ने हमें ढूंढ लिया और बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को बंदूक से शूट कर दिया। माँ, बेटी और बहनों का सुहाग छीना गया था और इसीलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। मैंने जिस समय ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा, मैं पहले बहुत देर तक शिवों को देख के मैं रोई कि इन लोगों ने जो चीज मेरा खत्म किया था, आज उस नाम पे इन लोगों ने इतना बड़ा ऑपरेशन हमारी सरकार ने उनके अगेंस्ट चलाया। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है? जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई की रात सबसे पहला निशाना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सवाई नाला आतंकी कैंप को बनाया गया था। पहलगाम में मजहब पूछकर गोलियां बरसाने वाले आतंकवादी पीओके में मौजूद लश्कर के सवाई नाला कैंप से ही ट्रेनिंग लेकर आए थे। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। हाफिज सईद के इस सवाई नाला कैंप में 40 कमरे बने हुए थे। इस आतंकी कैंप में फायरिंग रेंज से लेकर बड़े बड़े आतंकियों के लिए पूरा इंतजाम था। हाफिज सईद इस कैंप का इस्तेमाल नए आतंकियों की भर्ती के लिए करता था। स्पेशल हथियारों की ट्रेनिंग भी इसी कैंप में दी जाती थी। भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए ये कैंप एक लॉन्च पैड की तरह काम करता था। ये आतंकवादी जिसका आप नाम ले रहे हो, ये भारत के लिए तो सरदर्द बना हुआ था बहुत दिनों से। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि एक आतंकवादी एज ए हेड, ये आतंकवादी ही नहीं है, बिकॉज इसको तो पाकिस्तान आर्मी ने कई सारी बटालियन रेज की है और उसको आतंकवाद का चोला पहना के वो अपना प्रॉक्सी वॉर में यूज करते हैं। तो जिस तरीके से इसको इज्जत मिल रही है, ये तो एक कोर कमांडर से कम उसका स्टेटस लग नहीं रहा। लेकिन एक बात ही कहना चाहूँगा, ये टेररिस्ट, ये आतंकवादी जो है अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसकी जो सेकेंड एंड थर्ड लाइन लीडरशिप है, जो यंग है, उनको खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत हाफिज सईद के सिर्फ एक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि कई ठिकाने तबाह किए गए। तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर मुरीद के की हैं, जहां हाफिज के हेडक्वार्टर को सेना ने तबाह कर दिया था। मुरीद के में मौजूद आतंकी हाफिज सईद के हेडक्वार्टर का नाम था मरकज़-ए-तैयबा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 18 से 25 किलोमीटर दूर था। हाफिज सईद के इस आतंकी ठिकाने में धार्मिक कट्टरता फैलाने से लेकर आतंकियों की भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जाता था। 82 एकड़ में फैले हाफिज के इस ट्रेनिंग सेंटर में मदरसा से लेकर बाजार और खेती से लेकर फिश फार्म तक मौजूद था। मरकज में लश्कर युवाओं को जिहाद की तरफ धकेलता था। हर साल कोर्स करने के नाम पर लश्कर-ए-तैयबा के सेंटर में 1000 लोग भर्ती किए जाते थे। यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। सुराब ने हाफिज के इसी आतंक के अड्डे में
2008 के हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी कसाब और हेडली ने भी ट्रेनिंग ली थी। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान दिखावे की कार्रवाई तो कई बार कर चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि हाफिज पाकिस्तान के लिए नफरत का वो जरूरी हथियार है जिसके बिना वहां की सरकार और सेना दोनों का काम नहीं चलता। लेकिन ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, कैसे इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाला हाफिज सईद आतंकवादी बना, अब वो कहानी आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान से अलग होकर जब पाकिस्तान बना तब हाफिज सईद का परिवार विभाजन के दौरान 1947 में हरियाणा से पाकिस्तान चला गया था। 3 साल बाद 1950 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा में हाफिज सईद का जन्म हुआ था। पाकिस्तान में पले बड़े हाफिज सईद ने इस्लामिक स्टडीज से लेकर इंजीनियरिंग तक में कई डिग्रियां हासिल की। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आतंक फैलाने के लिए हाफिज सईद को पाकिस्तानी तानाशाह जनरल जियाउल हक ने आगे बढ़ाया था। 1970 के दशक का वक्त जब हाफिज सईद की उम्र 20 से 25 साल के आसपास थी, उस दौर में पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने हाफिज सईद को इस्लामिक विचारधारा परिषद में नियुक्त किया था। 1980 के दशक में हाफिज सईद आगे की पढ़ाई करने के लिए सऊदी अरब भी गया था। लेकिन डिग्री हासिल करने वाले हाफिज सईद के दिमाग में हमेशा से जिहाद का जहर भरा हुआ था और पढ़ाई के बाद वो अफगानिस्तान के युद्ध में हिस्सा लेने भी पहुंचा था। हाफिज सईद की उम्र 40 साल थी जब 1990 में उसने लश्कर ए तैयबा नाम से आतंकवादी संगठन बनाया था। तब लश्कर के प्रशिक्षित आतंकी सोवियत के खिलाफ तालिबानी लड़ाकों के साथ लड़ रहे थे। लश्कर ए तैयबा बनाने के बाद भी हाफिज सईद विदेश में घूम रहा था और 1994 तक में ह्यूस्टन और बॉस्टन के इस्लामिक सेंटरों में भाषणबाजी कर रहा था। हाफिज सईद पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों से खुद को इस मायने में अलग किए हुए था क्योंकि वो रैलियां करता था, प्रोफेसर का चोला ओढ़कर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इंटरव्यू देता था और इंतकाम लेने की बातें किया करता था। अब इंडिया को तबाही से नहीं बचा सकते। पूरी पे अपने इंतकाम की सिर्फ एक झलक दिखाई। हमारे बड़े इंतकाम बाकी है। हाफिज सईद के माथे पर उरी हमले से लेकर साल 2001 में संसद अटैक में जैश के साथ शामिल होने का गुनाह दर्ज है। पाकिस्तान की सेना और सरकार हाफिज को बचाते रहे हैं और उसका एक सबूत ये किले जैसा घर है जो लाहौर में है। इस घर में पाक सेना के सुरक्षा कवच में हाफिज सईद लंबे वक्त तक रहा, लेकिन सुरक्षा के डर से बार बार ठिकाने भी बदलता रहा। पाकिस्तान 2009 से ही हाफिज सईद को जेल में डालने और फिर बाहर निकालने का खेल खेलता रहा है। 7 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन हाफिज को सजा तो पहले भी कई बार हुई, लेकिन वो कितने दिन जेल में रहा ये कोई नहीं जानता। अभी भी हाफिज सईद पाकिस्तान की किसी जेल में है या फिर पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में लाहौर के किसी तहखाने में छिपा हुआ है, ये एक सवाल है। हाफिज सईद को पाकिस्तान की सेना कितना छिपा कर रखती है उसका सबूत है ये तस्वीरें। 7 मई की रात जब लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को भारत ने मौत के घाट उतारा तो देखिए कैसे वहाँ की पुलिस और सेना मिलकर इन दहशतगर्दों की मौत का मातम मना रही थी। पाकिस्तानी सेना के लिए हाफिज सईद क्या है वो इस बात से समझिए कि लश्कर के मौत बांटने वाले आतंकवादियों को भी पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर किसी शहीद की तरह विदाई दी जाती है। लेकिन हाफिज के हेडक्वार्टर तक तो हम पहुंच गए। बहुत जल्द देश के दुश्मन हाफिज सईद तुम्हारा नंबर भी आएगा। फिलहाल भारत की बात में आज मेरे साथ इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।